Hey guys, welcome to Flamboyant. So today we are gonna start with chapter 7 electronic signature certificate. तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो होती है ना, उसको आप अप्लाई कर सकते हो टू ऑब्टेन योर डिजिटल सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। कैसे ऑब्टेन करोगे? अगर आप चाहते हो तो आप कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटल सिग्नेचर हो, तो आप एप्लीकेशन देंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को टू इशू फॉर द issuance of electronic signature certificate and it shall be accompanied by fees। जो फीस वो बताएगा not exceeding 25,000 से ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, वो फीस आपको देनी पड़ेगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। उसके साथ एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। अब ये एप्लीकेशन अगर रिसीव कर लिया सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, तो एप्लीकेशन पूरा गो थ्रू करेगा और आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दे देगा आपको फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड टू इन राइटिंग फॉर द रिजेक्शन। मतलब अगर उसे नहीं देना होगा, अगर वो रिजेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन, तो उसे रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि वो आपके एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहा है, किस वजह से रिजेक्ट कर रहा है, उसमें क्या ऐसे लैकिंग्स हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिजेक्शन, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसके बाद ही उसे रिजेक्ट किया जाएगा उसकी एप्लीकेशन। अब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाई करते वक्त जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना, उसे सर्टिफाई ये भी करना पड़ेगा कि ये जो इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो सारे कंप्लाई हो रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सारे कंप्लाई हो रहे हैं, और जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो उस पर्सन को, मतलब सब्सक्राइबर को अवेलेबल करा दिया गया है और सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और सब्सक्राइबर जो है उसे प्राइवेट की भी दे दी गई है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की भी दे दी गई है। एंड द प्राइवेट की इज़ केपेबल ऑफ creating a digital signature and the public key can be used to verify the digital signature held by the subscriber। ये सब चीज़ें उसे सर्टिफाई करके लिखनी पड़ेंगी। एंड द सब्सक्राइबर पब्लिक की प्राइवेट की कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर, मतलब दोनों फंक्शनिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ख़राब हो, पब्लिक की से वेरीफाई नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज़ एक्यूरेट, और उसे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट है एंड इट हैज़ नो नॉलेज ऑफ मटेरियल फैक्ट, मतलब कोई ऐसे मटेरियल फैक्ट की नॉलेज नहीं है जो कि सब्सक्राइबर के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं एडवर्सली। ये सारी चीज़ें लिखना क्यों ज़रूरी है? मान लो उसने ये नहीं लिखा अगर कि पब्लिक की और प्राइवेट की दे दी गई है उसे, और सब्सक्राइबर आके उस पर क्लेम कर ले कि मुझे तो मिली ही नहीं, तो फिर वो दिखा सकता है ना, देखो आपने एक्सेप्ट की है, आई हैव रिटन इन माई रिकॉर्ड्स। अब क्या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिलने के बाद कभी भी वो सस्पेंड भी हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंड भी कर सकती है। अगर सब्सक्राइबर ने ही एप्लीकेशन दे दी कि आप सस्पेंड कर दीजिए, सब्सक्राइबर के एजेंट ने एप्लीकेशन दे दी सस्पेंड करने की, तब भी सस्पेंड हो सकता है सर्टिफिकेट। या फिर डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में यही सही है कि सस्पेंड कर दिया जाए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो तब भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है। बट अगर 15 दिन से ज़्यादा सस्पेंड कर रहे हैं तो रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देने चाहिए सब्सक्राइबर को। अब ये हो गई सस्पेंशन की बात। सस्पेंशन कैन बी टेम्पररी, बट रिवोकेशन कैसे कब कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी? वेयर द सब्सक्राइबर और एनी पर्सन, मतलब ऑथोराइज बाय हिम, मतलब उसका एजेंट या कुछ, वो रिक्वेस्ट करता है फॉर द रिवोकेशन, तब भी रिवोक हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर डेथ हो गई है सब्सक्राइबर की तो तब भी रिवोक हो सकता है। अगर फर्म है और फर्म ही वाइंड अप हो गई और फर्म का डिजिटल सिग्नेचर था, तो ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नेचर रख के, अब फर्म वाइंड अप हो गई है तो फिर फ्रॉड के चांसेस है ना, किसी भी पर्सन से फ्रॉड कर सकती है कंपनी,
के नाम पे कोई भी पर्सन, पर कंपनी डिसॉल्व हो गई है तो रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर उस कंपनी का भी हो जाएगा। तो कब कब हो जाएगा? एक द एप्लीकेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर और हिज एजेंट, डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, कंपनी वाइंडिंग अप। और कब कब रिवोक हो सकती है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी रिवोक कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो फॉल्स हैं और कंसील किए गए हैं, और द रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सेटिस्फाई नहीं हुई है, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की लाइबिलिटी कैसे ना कैसे अफेक्ट हो रही है, रिलायबिलिटी, या फिर सब्सक्राइबर इंसॉल्वेंट या डेथ हो गई है, डेथ हो गई सब्सक्राइबर की, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, या फिर अगर फर्म है तो वो डिसॉल्व हो गई है या वाइंड अप हो गई है। तो फर्म डिसॉल्व कब हो सकती है? देखो, हमने कंपनीज एक्ट 2013 में देखा था कि डिसोल्यूशन तब भी हो सकता है। अब जैसे ए कंपनी बी कंपनी में मर्ज हो रही है तो तब भी डिसोल्यूशन ए कंपनी का हो सकता है ना। तो ए कंपनी का अगर कोई सिग्नेचर था तो डिसोल्यूशन पे भी उसका सिग्नेचर का रिवोकेशन कर दिया जाएगा। और अगर कोई ए कंपनी अलग से है, कुछ मर्ज नहीं हो रही है, बस ए कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो तब भी उसका डिसोल्यूशन हो सकता है, सॉरी रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, और जब रिवोक कर दिया है तो नोटिफाई किया जाएगा सब्सक्राइबर को कि आपका सर्टिफिकेट रिवोक हो गया है। और ये नोटिस जो है ना रिवोकेशन का, ये रिपॉजिटरी में भी पब्लिश किया जाएगा। अब चैप्टर 8 पे आते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द सब्सक्राइबर। फर्स्ट है 40, क्या बोलता है कि जब सब्सक्राइबर के पास की पेयर रिसीव हो गया है पब्लिक की और प्राइवेट की का, तो जब वो उस कीज़ को जनरेट करेगा तो उसको पूरा सिक्योरिटी प्रोसीजर, जो कि प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है, वो उसे अप्लाई करना पड़ेगा उसे जनरेट करते टाइम। अब 41 क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कब डीम्ड किया जाएगा, कब ऐसा समझा जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? जब सब्सक्राइबर पब्लिश करता है या पब्लिश करने के लिए ऑथोराइज करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टू वन और मोर पर्सन या फिर टू द रिपॉजिटरी। वो ऑथराइज कर देता है कि हाँ पब्लिश कर दीजिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो उसके अप्रूवल से अगर वो पब्लिश हुआ है या किसी और पर्सन के पास गया है, वन और मोर पर्सन के पास पब्लिश हुआ है, तो ये माना जाएगा कि उसे डिजिटल सिग्नेचर रिसीव हो गया है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? क्लॉज 2 में ये बोलता है कि बाय एक्सेप्टिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सब्सक्राइबर सर्टिफाइज टू ऑल who reasonably rely on the information contained in digital signature certificate that subscriber holds the private key। उसके इफेक्ट्स होंगे कि सब्सक्राइबर प्राइवेट की होल्ड करता है, ये हम माना जाएगा, इट विल बी अज्यूम्ड, एंड उसके साथ एक पब्लिक की, कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिक की उसके पास होगी, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम, एंड ऑल द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सब्सक्राइबर, जो भी उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मटेरियल फैक्ट्स वगैरह दिए वो सब ट्रू हैं, ये भी माना जाएगा, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज ट्रू विद इन द नॉलेज ऑफ द सब्सक्राइबर। सारी इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिखी हुई है वो ट्रू हैं। अब 42 क्या बोलता है कि प्राइवेट की को अगर कंट्रोल किसी और के पास चला गया तो ऑब्वियसली आपके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है, कोई आपका सिग्नेचर करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सब्सक्राइबर की ये ड्यूटी बनती है कि वो रीजनेबल केयर कॉशन एक्सरसाइज करे प्राइवेट की को कंट्रोल और पब्लिक की को प्रिवेंट करने के लिए, उसका डिस्क्लोजर प्रिवेंट करने के लिए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया और अगर उसकी प्राइवेट की किसी और के हाथ लग गई तो लाइबिलिटी किसकी होगी? सब्सक्राइबर की लाइबिलिटी होगी, अगर उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया है तो। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, चैप्टर 9 क्या बात करता है? सिविल कॉन्ट्रावेंशंस की बात करता है
कि कौन से ऐसे सिविल रॉन्ग्स हैं, उसकी क्या क्या पनिशमेंट्स होंगी, पेनल्टीज़ होंगी, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, उसकी बात करता है। और चैप्टर 11 क्रिमिनल ऑफेंसेस की बात करता है, वो हम आगे डील करेंगे। तो चैप्टर 9 टॉक्स अबाउट पेनल्टीज, कॉम्पनसेशन एंड एडजुडिकेशन। अब 43 क्या बोलता है कि पेनल्टी इन कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर कोई भी पर्सन किसी कंप्यूटर सिस्टम को विदाउट द परमिशन ऑफ ओनर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर लेता है, उसका एक्सेस सिक्योर कर लेता है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम है और मैं उसे हैक करके एक्सेस उसका रिटेन कर लूँ, तो दैट इज़ एन ऑफेंस ऑब्वियसली। अगर उसमें कोई भी कॉपीज़ हैं, उसे डाउनलोड कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है कोई डेटा, ये इंफॉर्मेशन, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम, मतलब कुछ भी जैसे SD कार्ड होता है फ़ोन में, रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम होता है वो, उसमें भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसको भी डाउनलोड कर लेता है या एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। देन introduces or causes to be introduced any computer contaminant or computer virus into any computer system or computer network। मतलब किसी के कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस इंट्रोड्यूस कर देता है या वायरस इंसर्ट कर देता है, या कंप्यूटर को कंटामिनेट कर सकता है कि आप यूज़ ही ना कर पाओ, उसे डैमेज कर सकता है, किसी कंप्यूटर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है ताकि आप यूज़ ना कर पाओ, उसका नेटवर्क वगैरह कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, डिनाई कर सकता है एक्सेस। जो पर्सन ऑथराइज्ड है, मान लो ओनर को ही एक्सेस डिनाई कर दिया, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। देन गिव्स एनी असिस्टेंस, मतलब किसी और को ये काम करने के लिए असिस्टेंस भी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो भी पनिशेबल होगा इस एक्ट के अंदर। कुछ भी चार्जेस किसी पर्सन ने अवेल किए हैं, उसके चार्जेस किसी और पर्सन पे लगा दिया वो कंप्यूटर को हैक करके, तो दैट इज़ ऑल्सो, या फिर खुद के ही ओनर ने ये सब चीज़ें कर ली, तो वो भी पनिशेबल होगा। देन डिस्ट्रॉयज और डिलीट्स, ऑल्टर्स एनी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में है। देन स्टील्स, कंसील्स, डिस्ट्रॉयज, ऑल्टर्स, कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील। तो ये सब चीज़ें भी अगर आपने किसी को असिस्टेंस भी प्रोवाइड करी है, तो तब भी आप भी लायबल होंगे एंड वो पर्सन जिसने काम किया है वो भी लायबल होगा। ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय द वे ऑफ कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशंस दी हैं। कंप्यूटर कंटामिनेशन क्या होता है? सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिज़ाइन टू मॉडिफाई, डिस्ट्रॉय, रिकॉर्ड। मतलब कुछ ऐसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होते हैं जो आपके रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और बाय द मीन्स टू अनसर्व द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशन को ख़राब कर सकते हैं। अब कंप्यूटर डेटाबेस क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड हैव प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मलाइज्ड मैनर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। कुछ भी ऐसा नॉलेज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आपने कोई वीडियो बनाया, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर ऑब्वियसली अपने कंप्यूटर के थ्रू, तो वो कंप्यूटर डेटाबेस माना जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन होता है, सेम चीज़ जो डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर को। इट ऑल्सो अटैचेज इट सेल्फ टू अनदर कंप्यूटर रिसोर्स, मतलब एक कंप्यूटर रिसोर्स से दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स को लिंक कर रहा है। आपका जो स्क्रीन है वो किसी और के स्क्रीन पे भी विजिबल है, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो दैट कैन बी डन बाय द वायरस। डैमेज क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, ऑल्टर करना, ऐड, मॉडिफाई, रीअरेंज। देन कंप्यूटर सोर्स कोड क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर कमांड, डिज़ाइन, लेआउट, प्रोग्राम एनालिसिस। ये सब चीज़ें डेफिनेशंस, यू कैन गो थ्रू इट वंस।
अब 43A क्या बात करता है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि डील कर रहा है किसी सेंसिटिव डेटा से, जो उसके पास सेंसिटिव डेटा है, जो उसका काम है, बॉडी कॉर्पोरेट का काम है उस सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करना, ओन करना। अब जैसे आप बैंक में कहीं अकाउंट खुलवाने गए या इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस लेने गए, तो ऐसा नहीं है कि वो आपका डेटा लीक कर सकते, नहीं कर सकते। आप उनको लायबल करा सकते हैं अगर उन्होंने आपका डेटा लीक किया। आपने कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन दी, वो उन्हें लीक नहीं कर सकते हैं। बट अगर उनको ये चीज़, उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, अगर उन्होंने नेग्लिजेंटली उसे लीक कर दिया और किसी पर्सन का रॉन्गफुल गेन हो गया और आपका लॉस हो गया, तो दैट बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द अफेक्टेड पर्सन। 44 बोलता है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न्स। कोई भी पर्सन अगर लायबल है टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रिपोर्ट टू द कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अगर कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने बोला है, आपको ऑर्डर दिया है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, और वो फेल हो जाता है वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस पर पेनल्टी हो सकती है अप टू 1,50,000 रुपीज़। मतलब 1.5 लाख की पेनल्टी हो सकती है अप टू 1.5 लाख। इफ़ एनी पर्सन फाइल एनी रिटर्न, अगर कोई भी पर्सन लायबल है टू फाइल एनी रिटर्न एंड फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, बुक और अदर डॉक्यूमेंट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और वो इंफॉर्मेशन, बुक और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए फेल हो जाता है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, तो उस पर कितने फ़ाइन लगेगा? उस पर फ़ाइन लगेगा अप टू 50,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे, सॉरी अप टू 5,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे ड्यूरिंग सच फेलियर। अगर कोई पर्सन लायबल है टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, और वो फेल हो जाता है वो मेंटेन करने के लिए, तो ही शैल बी लायबल फॉर 10,000 रुपीज़ फॉर एवरी डे। तो अगर कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी को फर्निश कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया तो 1.5 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है फॉर ईच फेलियर। और अगर कोई रिटर्न या फर्निश इन्फॉर्मेशन करने के लिए टाइम दिया गया था और उसने उस टाइम में फर्निश नहीं की वो रिटर्न और इन्फॉर्मेशन, तो इस पर 50,000 तक का फ़ाइन लग सकता है। ठीक है। और अगर कोई बुक्स वगैरह मेंटेन करने के लिए कोई पर्सन लायबल था और उसने मेंटेन नहीं करी, तो उस पर अप टू 10,000 रुपीज़ ईच डे का फ़ाइन लग सकता है। सॉरी, मैंने शायद ऐसे गलत बोल दिया बी पॉइंट को। 5,000 रुपीज़ ईच डे का फ़ाइन लग सकता है अगर कोई भी पर्सन ने बुक्स या इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड टाइम में प्रेजेंट नहीं करी तो। अब 45 पे आते हैं, रेसिड्यूरी पेनल्टी। अगर इस एक्ट में किसी चीज़ की पेनल्टी नहीं दी है, किसी कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी नहीं दी गई है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी अप टू 25,000 रुपीज़। तो ये चीज़ याद रखने वाली है, 25,000 रुपीज़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अब 46 क्या बोलता है? पावर टू एडजुडिकेट। अब सेक्शन 46 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो कौन बनाए, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करे फॉर द मतलब कि अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है इस एक्ट के किसी प्रोविज़न का, तो इस पर इंक्वायरी करने के लिए कोई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है टू होल्ड एन इंक्वायरी। और वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की रैंक क्या होनी चाहिए? ही शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट ऑफिसर टू द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टर होना चाहिए या इक्विवेलेंट ऑफिसर होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का, उससे बिलो उसकी रैंक नहीं होनी चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर की। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो सारे जो ही शैल एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन टू द एडजुडिकेट मैटर जिसमें क्लेम्स और इंजरी 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो रहा है, उसको उस केसेस और उस मैटर्स का डील करने का, उस मैटर से डील करने का पूरा ज्यूरिसडिक्शन है। मतलब
जो मैटर्स अप टू 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, जिसमें डैमेज या इंजरी हुआ है और क्लेम है उस डैमेज और इंजरी का अप टू 5 करोड़ रुपीज़, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो उसमें उसके पास पूरा पूरा ज्यूरिसडिक्शन है उन केसेस को हैंडल करने के लिए। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हमने सीपीसी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। तो वो ज्यूरिसडिक्शन एडजुडिकेटिंग की अथॉरिटी के पास है और उसका पेक्यूनरी लिमिट क्या है, 5 करोड़ रुपीज़। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तो नहीं डील कर सकते उन मैटर से, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ही करेगा ऑब्वियसली। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इंक्वायरी बिठाएगा कि क्या क्या केस हुआ था, क्या क्या मैटर है, दोनों पार्टीज़ को सुनेगा। फिर अगर उसे लगता है कोई पार्टी ने अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया है तो ही में इम्पोज पेनल्टी और अवार्ड फॉर सच कॉम्पनसेशन, कि वो कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे दूसरी पार्टी को, पेनल्टी लगा सकता है और अवार्ड दे सकता है। तो ये वाला क्लॉज याद रखना, ठीक है। अब नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कौन कौन सी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, आईटी में, लीगल में, आईटी एंड लीगल दोनों साथ में, या फिर जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है। अगर एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ है, एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि कौन से प्लेस पे कौन सा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होगा। अब देखो, क्लॉज 2 के अंदर पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास इंक्वायरी करने की सारी पावर्स हैं जो कि सीपीसी में पावर्स दी गई हैं। कौन, सिविल कोड की कौन सी पावर्स दी गई हैं, टू summon any person, to examine any person, summon for imposing the attendance, और क्या दी गई है, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सब सारी जो भी पावर्स हैं ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ये पावर्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल पे भी दी गई है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास भी ये पावर्स है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी सिमिलर सिविल कोड की पावर्स हैं। अब 47 क्या बोलता है, कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कॉम्पनसेशन रिवॉर्ड करते टाइम, कि कितना अमाउंट का गेन हुआ, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ, कितना लॉस हुआ किस पर्सन का, अमाउंट ऑफ लॉस कॉज टू एनी पर्सन, एंड रेपिटेटिव नेचर क्या है, मतलब उस पर्सन ने और कितनी बार ये ऑफेंस किया हुआ है। तो ये सब देख के उसे क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन लगाना पड़ेगा। तो 46 47 याद रखना, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की सारी बात करता है 46 एंड 47। अब चैप्टर 10 पे आते हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेंट ट्रिब्यूनल है ना, जो इस्टेब्लिश हुआ है सेक्शन 14 के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंडर, वो ही यहाँ पर भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनेगा। मतलब अगर कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के अगर कोई भी डिसीजन से अग्रीव्ड है और उसे अपील करना है तो वो कहाँ जा सकता है, अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, विच इज़ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो ये चीज़ याद रखना, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास, विच इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 14 ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के अंदर वो जा सकता है अपना अपील लेके। और जो भी पावर्स वगैरह उस एक्ट में दी गई हैं अपीलेंट ट्रिब्यूनल की, वो पावर और ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है ट्रिब्यूनल। देन मूविंग अहेड, अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल। कोई भी पर्सन हु इज़ अग्राइव्ड बाय द कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कंट्रोलर ने कोई भी डिसीजन दिया है, कोई भी ऑर्डर सुनाया और उस ऑर्डर से कोई भी पर्सन अग्रीव्ड है, तो वो कहाँ जा सकता है,
ही may file an appeal to appellant tribunal who is having jurisdiction in that matter. ये अपील कितने दिन में होनी चाहिए? विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज ऑफ द ऑर्डर पे होनी चाहिए, जब से ऑर्डर की कॉपी रिसीव की गई है पर्सन से। मतलब ऑर्डर नहीं दिया गया बट कॉपी ऑर्डर देने के बाद जब कॉपी उसके पर्सन के पास रिसीव हुई है ना, उसके 45 डेज वहाँ से उस ऑर्डर की कॉपी रिसीव होने के बाद से काउंट होंगे। अब ये अपील कब नहीं हो सकती? अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने दोनों पार्टीज़ का कंसेंट लेके कोई भी ऑर्डर बनाया है, दोनों पार्टी से पहले पूछा है कि आपको ये चलेगा, आपको ये चलेगा, दोनों ने कंसेंट दे दिया, उसके बाद उसने ऑर्डर दिया है, तो तब अपील फाइल नहीं कर सकते आप। देन अपील अंडर सेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड अवेलेबल टू द पर्सन अग्रीव्ड एंड इट शैल बी अकम्पनीड बाय द फीस। फीस के साथ एप्लीकेशन फाइल होगी। और अपीलेंट ट्रिब्यूनल अगर 45 डेज के अंदर अंदर फाइल नहीं हो, इसके बाद अगर फाइल हो रही है, तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल तभी डील करेगा उस मैटर से अगर उसे लगता है कि कोई सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता था फॉर नॉट फाइलिंग द अपील इन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, फिर जो उसे लगता है वो ऑर्डर वो देगा एज इट थिंक्स फिट। या तो वो कंफर्म करेगा उसी पहले वाले ऑर्डर को, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर को, या मॉडिफाई कर देगा, या सेट असाइड भी कर सकता है। और अपीलेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वो कॉपी सेंड करेगा ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय टू द पार्टीज टू द अपील। और अपीलेंट ट्रिब्यूनल ट्राई करेगा कि जो भी उसके पास केस आया, जो भी मैटर आया, वो उसे 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व कर दे। देन प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अब अपीलेंट ट्राइब्यूनल सीपीसी की जो पावर्स हैं उसको बाउंड नहीं होगा, मतलब उसकी पावर्स से ये प्रोसीजर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अपीलेंट ट्राइब्यूनल को। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करेगा। मतलब वो अपनी खुद की पावर्स और रेगुलेशंस खुद क्रिएट कर सकता है, उसके खुद के प्रोसीजर्स बना सकता है जैसा कि उसे ठीक लगे। देन अपीलेंट ट्रिब्यूनल हैव द according to the principle of natural justice obviously, and appellant tribunal shall have for the purpose of discharging his function। उसके पास पावर्स जो हैं वो सिविल कोर्ट की रहेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड नहीं है उन प्रोसीजर से। मतलब सीपीसी के जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि आपको समन भेजना है इतने दिन में, फिर इतने दिन में जो रिस्पोंडेंट होगा वो अपना फाइल करेगा, ये प्रोसीजर्स उसे फॉलो नहीं करने हैं। वो अपने खुद के प्रोसीजर्स बना सकता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। बट सीपीसी की जो पावर्स हैं वो उसके पास पूरी की पूरी हैं। कौन कौन सी पावर्स? ये हमने एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के टाइम पर भी पढ़ा था कि उसके पास भी सीपीसी की सारी पावर्स हैं इंक्वायरी करने के लिए। क्या क्या पावर्स हैं अब इन दोनों के पास, अपीलेंट ट्रिब्यूनल और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास? Summoning, enforcing attendance of any person, discovery and production of documents, receiving evidence on affidavit, commission for the examination of witnesses, reviewing decisions, dismissing an application, deciding it ex parte भी application decide कर सकता है। एक पार्टी अगर नहीं आई है, डिफेंडेंट नहीं आया है तो, या फिर अदर मैटर विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड। अब 59 पावर देता है कि कोई भी पर्सन अगर खुद अपीयर नहीं हो पा रहा है तो वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर को भी अथॉरिटी दे सकता है टू अपीयर इन हिज मैटर। 60 बोलता है जो लिमिटेशन एक्ट के जो भी लिमिटेशन के रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे अपीलेंट ट्रिब्यूनल के केस में भी। एंड 61 बोलता है कि सिविल कोर्ट नॉट टू हैव ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो मैटर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है, जिस मैटर का सुनवाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर करेगा, उसकी अथॉरिटी सिविल कोर्ट को थोड़ी ना मिल जाएगी। या अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई मैटर जाना चाहिए, वो ऐसा थोड़ी ना कि कोई पर्सन सिविल कोर्ट में लेके जाएगा, सिविल कोर्ट की उसके पास ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं रहेगा। वो जा सकता है तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकता है, या फिर उसका अगर अग्रीव्ड पार्टी है, उससे अग्रीव्ड है उस डिसीजन से, तो अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, सिविल कोर्ट के पास नहीं जा सकता। ऐसा बोलता है सेक्शन 61।
और ऑब्वियसली अगर उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, तो वो इंजंक्शन और कुछ भी इंटरिम ऑर्डर ये सब तो दे ही नहीं सकता है। देन 62 क्या बोलता है कि अगर कोई अपीलेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से अनसेटिस्फाइड है और अग्रीव्ड है, तो वो कहाँ फाइल कर सकता है? हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है विदिन 60 डेज ऑफ पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था, देखो 57 और 62 के जो टाइम लाइन दी गई है उसमें क्या डिफरेंस है। 57 ये बोलता है कि आप अपीलेंट कोर्ट में कब जा सकते हैं, अपीलेंट ट्रिब्यूनल में कब जा सकते हैं? आप जा सकते हैं 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ कॉपी ऑफ ऑर्डर। मतलब जब आपके पास ऑर्डर की कॉपी रिसीव हो गई है ना, उस दिन के बाद से 45 डेज काउंट होंगे। आप विदिन 45 डेज तक जा सकते हो किसके पास? अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास। और ये 62 क्या बोल रहा है? हाई कोर्ट के पास आप कब जा सकते हो? जब 60 डेज विदिन फ्रॉम विच डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन और ऑर्डर। मतलब जब कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया, आप उसके विदिन 60 डेज हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। मतलब अपीलेंट कोर्ट ने जब आपको डिसीजन सुनाया, अपीलेंट कोर्ट के डिसीजन के बाद आप विदिन 60 डेज हाई कोर्ट के पास जा सकते हो फॉर एनी क्वेश्चन और फैक्ट ऑफ लॉ। या तो कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो रहा है या क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है जिससे वो पर्सन अग्रीव्ड है, तो वो अपना विदिन 60 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर जा सकता है हाई कोर्ट के पास। अब 63 क्या बोलता है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हुआ इस एक्ट में ईदर बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, मतलब एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद भी और पहले भी कंट्रोलर क्या कर सकता है? कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बोल सकता है दोनों पार्टीज़ को कि आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लो। मतलब कंपाउंडिंग नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है। बट जो सेटलमेंट होता है ना, उसकी वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द पेनल्टी। मतलब अगर पेनल्टी की पनिशमेंट 50,000 है और आप सेटलमेंट अमाउंट मांग रहे हो उस पार्टी से जिसने ऑफेंस किया है कि मुझे तो आप 70 लाख दो, अरे 50,000 तब उसकी लिमिट है, तो आप 50,000 से ज़्यादा नहीं मांग सकते हो, आप 51,000 भी नहीं मांग सकते हो। अब अगर वो पर्सन ने 3 साल के अंदर अंदर वापस सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन कर दिया इस एक्ट का, मतलब 3 साल के अंदर अंदर 2 बार ऑफेंसेस कमिट कर दिए हैं, तो फिर उसको कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं हुआ जाएगा। देन 64 बात करता है रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन। रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कॉम्पनसेशन कैसे होंगे? इफ़ इट इज़ नॉट पेड शैल बी रिकवर्ड। अगर कोई पेनल्टी और कॉम्पनसेशन पे नहीं हुआ है किसी पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर अप्लाई किए गए थे वो पेनल्टी और कॉम्पनसेशन, अगर उसने पे नहीं किए हैं तो वो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट किए जाएंगे। मतलब एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह कलेक्ट किए जाएंगे जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और उस पर्सन का जो भी लाइसेंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक वो पेनल्टी पे नहीं करता। मतलब अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसी सब्सक्राइबर को दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर किसी सब्सक्राइबर के पास है तो उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर हाँ, वो वाले प्रोविजंस याद रखना कि अगर 15 दिन से ज़्यादा सस्पेंड करा जाता है तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दिया जाता है। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वील start with chapter 11 offenses in our next video.